ठीक है, तो आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हम कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर करवा रहे हैं, जिसमें लगभग अभी तक 7 क्लास हो चुकी है। और जो हमारे पास में चैप्टर का नाम था वो था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और यदि आपको याद होगा, हमने वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की कंप्लीट थ्योरी करवा चुके हैं हम, और हम अब आगे चलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें वैद्युत फ्लक्स यानी कि गॉस की प्रमेय वाला भी टॉपिक समायोजित कर रखा है। तो इसलिए हम उस टॉपिक को आपको इसके न्यूमेरिकल करवाने के बाद करवाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया, पिछली बार हमने आपको यह बताया था कि इसमें एक आर्टिकल ऐसा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें एक आर्टिकल है जो बहुत ही अच्छा है और वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। और जैसे कि मैं सोच रहा था उसको आपको भी करवाऊं, लेकिन मैंने सोचा है कि उसको मैं आपको वैद्युत फ्लक्स को कंप्लीट करवाने के बाद ही करवाऊंगा। मतलब ये जब चैप्टर लास्ट जो गॉस की प्रमेय वाले आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे तो वो हम उसको लास्ट में करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्टेप कुछ यूज है उसमें, इसलिए। ठीक है, तो ताकि कभी आपको समझ में आए, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, आपको जो आपको वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई गई है और इसमें जितने भी फॉर्मूले आए हैं उन सब पर आधारित हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्येक फॉर्मूले पर कम से कम एक न्यूमेरिकल तो अवश्य होगा, और एक से अधिक तो होना पक्का ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे और हम अब शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो इसी सीरीज में पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, आप ध्यान दीजिए और बताइए कि आपको समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा है। हाँ, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला न्यूमेरिकल, यानी कि ये क्लास आपसे न्यूमेरिकल की स्टार्ट हो जा रही है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल ही होंगे सभी के सभी। ठीक है, तो पहला सवाल है, ये आपके सामने है। 15 माइक्रोकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। यह है सवाल। देखो क्या लिखा है, 15 माइक्रोकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। और आगे क्या है, इसने कहा है कि इस बिंदु पर, क्या बोला है, इस बिंदु पर, और बोलता है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही चीज है, कहीं अलग समझो आप लोग, है ना, कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल आपके सबसे पहले वाले फॉर्मूले का है, जो आपने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था। बताइए कौन सा है। देखो, जब भी आप सवाल करेंगे, तो जब सवाल आप शुरुआत करेंगे ना करना, तो आपको खुद में खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और वो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि दिया क्या है। क्या लिखना है, दिया क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें सवाल में क्या दिया गया है, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि हमें इसमें करना क्या है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग ये चेक करें कि सबसे पहले आपको सवाल में दिया क्या गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा हमारे पास में, 15 कूलम माइक्रो आवेश, यानी कि सबसे पहले हमने रखा आवेश। क्या दे रखा है जी, आवेश। आवेश का मान क्या है, क्यू। तो कितना मान है जी, 15 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो वैसे माइक्रो का मतलब कितना होता है बताओ। मैथ वाले बच्चे हैं या कक्षा 11 की फिजिक्स भी पढ़ चुके हैं, तो एक माइक्रो में कितना होता है, 10 की पावर -6। ये चीजें आपको कक्षा 11 तक ही क्लियर हो जानी चाहिए। और यदि आपको कक्षा 12 में भी नहीं पता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई, ये समस्या वाली बात है। तो ये चीजें सब क्लियर हो जाइए, क्योंकि जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो मेरी कक्षा 11 की क्लास भी देखें, क्योंकि बहुत जरूरी है। और नेट में 50-50 आता है, टोटल 50 सवाल है, तो 25 सवाल आते हैं आपके कक्षा 11 से और 25 सवाल आते हैं कक्षा 12 से। इसलिए कक्षा 11 की फिजिक्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कक्षा 12 की है। ठीक है, चलिए खैर, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6। क्लियर है, चलिए अब आगे देखिए क्या होगा। तो Q इक्वल टू, ये क्या है, 15 माइक्रो का मतलब कितना है जी, 10 की पावर -6 कूलम। और क्या रखा है जी, आपको इधर रखा है जिसने बल। बल बल मतलब बोले तो F 2.25 न्यूटन। ठीक है, N4 न्यूटन। ठीक है, निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र निकालना क्या है जी, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र, यानी कि कैपिटल E आपको
निकालना है। बताइए यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है क्या? अभी तक तो वही है जो मैंने सवाल में दिया है, वही मैंने सेम यहाँ पर लिखा है। तो अब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल में क्या दिया है और क्या निकालना है। एफ दिया है, क्यू दिया है, ई निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है ई एफ और क्यू में सबसे पहले फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। याद है ना, क्यू जीरो वहां पर क्या था, परीक्षण आवेश, ठीक है ना। तो इसलिए ई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, एफ अपॉन क्यू जीरो। हम क्यू जीरो नहीं लगा रहे क्योंकि हमने क्यू लिखा है। अगर आप लोग यहाँ पर क्यू जीरो लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्यू जीरो अपने आप ही आ जाएगा, वो आपकी इच्छा है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यू जीरो सिर्फ ये दर्शाता है कि वो टेस्ट चार्ज है। सवाल में आप चाहे टेस्ट चार्ज लो या फिर ना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि भाषा में ही परीक्षण आवेश लिखा हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा होता 15 माइक्रोकूलम परीक्षण आवेश पर, तो तब आपको क्यू जीरो ही लेना था। लेकिन अब आपके ऊपर निर्भर है कि चाहे तो आप क्यू जीरो लो या ना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए मान रखिए आप लोग इक्वल एफ की वैल्यू कितनी है 2.25 और इसकी वैल्यू कितनी है जी 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6। आप लोग गणित के स्टूडेंट है तो बताइए, जो नीचे 10 की पावर 6 माइनस 6 है वह ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, बताइए। हाँ हाँ बताइए, प्लस की हो जाती है। वेरी गुड, किसकी हो जाती है, प्लस की। तो इक्वल टू 2.25 अपॉन 15 और गुणा 10 की पावर माइनस 6। ये बताइए, सॉरी प्लस की 6, किसकी 6 हो गई, प्लस की 6। तो अब बताइए कि आगे हम क्या करेंगे, वो तो बोलिए बोलिए। ये पॉइंट है ना, दो स्थान पे हटा दीजिए, इसको करते हैं मैंने 225। कितना कर दीजिए पूरा 225 और पावर हो गई है 4। 4 कैसे हुई है, क्योंकि पॉइंट दो स्थान पर थी तो यहाँ से दो पावर ही प्लस की कम हो जाती है। ये बहुत दूर लिखा हुआ है, पास पास लिखने हैं, ठीक है, याद रखिए। क्लियर है। 15 से काटेंगे तो 15 का स्क्वायर सबको बताया कि 225 ही होता। तो ई बराबर हो गया है 15 गुणा 10 की पावर 4। और जब भी आप 10 की घात में किसी भी फिजिक्स में पूरे में यही नियम है, अगर आपने कक्षा 11 में फिजिक्स पढ़ी है तो, कि जब भी आप यहाँ पर आंसर लिखते हैं और वो घात में आंसर लिखा है तो दशमलव हमेशा एक स्थान के बाद होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा 1.5 इंटू 10 टू पावर कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि पॉइंट इधर गई है तो घात बढ़ जाएगी। तो फिर इसका मतलब क्या आता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये हो गया है जी आपका पहले सवाल का आंसर। मुझे बताइए कि इस सवाल को समझने में आपको कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को इजी टू हाई मतलब इजी टू हार्ड की ओर लेके जाऊंगा। सबसे पहले सबसे आसान सवाल करवाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा कठिन, फिर कठिन, फिर कठिन, इस प्रकार से करवाऊंगा। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मैं आपको शुरुआत करूंगा बहुत आसान से और बहुत ज्यादा हाई लेवल के सवाल तक लेकर ले जाऊंगा। तो ये पहला सवाल है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह में हम आपको फिर दूसरा सवाल करवाते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आपने सवाल नंबर 1 देखा, देखिए सवाल नंबर 2 इसी क्रम में थोड़ा सा और अच्छा करवाएंगे। देखिए सवाल है हीलियम नाभिक के कारण एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। देखिए सवाल में सिंपल सी भाषा है और इस टाइप के सवाल अक्सर पेपर में आते हैं जिसमें बड़ी सिंपल सी भाषा दी होती है आपको, और आप लोग देखते हैं किसमें पूछेगा क्या भाई। और कुछ तो देखा ये भी नहीं समझ में आता है कि सवाल में बोल रखा क्या है, इसकी भाषा क्या है और क्या दिया है, तो कैसे पता चलेगा। ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट होता है भाई परीक्षा के लिए भी और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। तो जब सवाल बनेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, वही तरीका है सेम आपका करने का जो आपको बताया गया है, कुछ भी अलग तरीका नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। देखो दिया है आपको हीलियम नाभिक, कौन सा नाभिक है हीलियम नाभिक। तो बताइए हीलियम जो नाभिक है क्या होता है, बताओ कितने बच्चों को पता है हीलियम के बारे में। हीलियम गैस कितने बच्चों ने पढ़ी है, अगर आप लोग कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ के आए हैं, 11 की केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हीलियम होता है 2He4। क्या होता है, हीलियम होता है 2He4। तो हीलियम नाभिक पर अब बताओ कि इस पर आवेश कितना होता है, मुझे बताइए क्यों बराबर है। अगर आप लोगों ने कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ी है या 9 की फिजिक्स भी पढ़ी होगी, तो सॉरी 11 की फिजिक्स भी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि हीलियम पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के
बराबर होता है। हीलियम के जो नाभिक पर आवेश होता है वो किसके बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, यानी 2 ई के बराबर होता है। और 2 ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ये पता होना चाहिए आपको, इनके 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। कैसा आ गया जी 3.2? बताइए, सभी को पता है ना कि कैसा है कैसे नहीं आया? यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? सभी को पता है, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, अब दूरी कितनी रखी थी आपको? दूरी R = 1 एंगस्ट्रॉम। ये मैंने आपको दूसरी क्लास में बताया था, दूसरी या तीसरी में जो बताया था कि एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है बताइए? अगर आपने तीसरी क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि तीसरी या चौथी क्लास की बात है, शायद तीसरी या चौथी, इनमें से कोई एक क्लास है। तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है। अगर आपने उन क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। बताइए कितने होते हैं जी? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यदि आपने वो क्लास ध्यान से देखी है तो आपको पक्का पता होगा कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या जी? अरे निकालना क्या है? पहले लिख दो, आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, ये आपको ज्ञात करना है। इसलिए बोलो जी, ई है, क्यू है, आर है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाए कि ई का मान निकल जाए जिसमें क्यू भी हो और आर भी हो? देखो हमें जो है ना सवाल को देख करके पता चलता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब हमें वो होना चाहिए ई के बराबर जिसमें क्यू भी हो और आर भी हो, और वो कौन सा है? बिंदु आवेश वाला। यदि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा तो बताइए क्या फॉर्मूला है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। या फिर कोई और फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं मेरे? आपको कुछ और था? बताइए। बिंदु आवेश के बराबर क्षेत्र, ये तो होता है ना। मैंने कहा था ना कि मैं आपको प्रत्येक फॉर्मूले पर एक एक न्यूमेरिकल अवश्य करवाऊंगा, कम से कम 1 2 3 तो हो भी सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ई की वर्ड को जरा इसकी वैल्यू बताओ कितनी है जी? 1/4 बोलो कितनी है? 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, और नहीं याद है तो याद कर लो भैया, ये तो बहुत बार यूज होती है, तब से हर बार आ रही है। ठीक है, तो 1/4 का मान कितना होता है जी? 9 गुणा 10 की पावर 9। अब बताओ क्यू की वैल्यू कितनी है? ये रही 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। ठीक है, जरा आर की वैल्यू बोलो कितनी है? 10 की पावर माइनस के 10 की पावर 2। ठीक है, तो अब बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? मुझे लगा कि यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। अब बताइएगा आगे क्या होगा? ई बराबर 9 गुणा 10 की पावर माइनस प्लस के 9 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर, अरे यार ऐसा मत करो ना, इसको सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सीधा क्यों लिख रहे हैं? थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेते हैं, ऐसे सीधा क्या लिखना। सोल्यूशन करते हैं जी। 9 गुणा 3.2, 10 की पावर प्लस की 9 है और माइनस की 19 है, तो माइनस की कितनी बचेगी? 10। और नीचे कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस के बताओ 20। कितनी हो जाएगी? कोई ऐसा तो नहीं है जो 10 की पावर 100 बोल रहा हो कि 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया हो, ऐसा नहीं होता। जब घात की पावर घात में होती है तो वहां पर क्या हो जाती है? आपस में गुणा होती है घातों की, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस के 20 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब माइनस का 20 है तो ऊपर जाके किसका जाएगा? प्लस का। दोनों गुणा करो, 9 दूनी 18 और 9 के 27 और 1 28। ठीक है, तो 10 की पावर हो गई है प्लस की 10। किसकी 10 हो गई जी? प्लस की, क्योंकि माइनस की 20 है तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की 20 और माइनस 10 और प्लस 20 बचेगा आपके पास में प्लस का 10। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था ना कि जब भी ऐसा आंसर लिखते हैं तो पॉइंट हमेशा एक स्थान रखते हैं। तो बोलो क्या होगा? इक्वल टू 2.88 और 10 की पावर कितनी हो गई है? 10 एक और बढ़ जाएगी क्योंकि दहाई पॉइंट, तो 11 मतलब क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। वैसे आपका आंसर यहाँ पर क्लियर होगा। एक बार लाइन और बता दो तुम्हें, इक्वल टू 2 पॉइंट, इसको मैं 9 भी लिख सकता हूँ, 10 की पावर 11 न्यूटन प्रति कूलम। अगर आप लोगों ने ये कैसा लिखा मैंने? अगर आप लोगों ने कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपके पास में दशमलव के बाद में एक स्थान तक हम लिखते हैं ना आंसर अधिकांश, अगर इससे इधर वाली संख्या 5 या फिर 5 से बड़ी हो, 5 या फिर 5 से बड़ी हो, तो जब इसको उठाते हैं तो इस वाले में ऑटोमेटिकली 1 जुड़ जाता है। ये नियम होता है, कक्षा 11 से सिखाया जाता है ये नियम। ठीक है, क्या नियम बताया मैंने आपको? कि यदि इधर वाली संख्या
5 या फिर 5 से बड़ी होगी तो इसको हटाएंगे तो इस वाली संख्या में ऑटोमेटिक 1 जुड़ जाएगा, और यदि 5 से कम होगी तो तब कुछ नहीं होगा, तब संख्या सेम जाती है। अधिकांश जो आंसर लिखे जाते हैं वो दशमलव के एक स्थान तक लिखे जाते हैं, वैसे 2 स्थान तक भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मैंने आपको समझा कि ताकि भविष्य में आगे आए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब हम इसी क्रम में अपने अगले सवाल पर चलते हैं। इस सवाल को आप सभी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अगले सवाल पर चलेंगे, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम अगला सवाल लगाते हैं, नंबर आपको 3। सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है। ये सवाल है आपके पास में, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है, और आगे इसने पूछा क्या है, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, और परीक्षाओं में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं 1 या 2 नंबर की स्थिति में, लेकिन आप लोग कर पाएंगे तभी जब आपका सब कुछ क्लियर होगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा कौन सा नहीं है। और फॉर्मूला अक्सर आपको तभी समझ में आता है जब आप सवाल में ये लिखते देते हैं कि दिया है क्या, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि दिया है क्या, आप निकालना क्या है, तो तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि हमें क्या दे रखा है। बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी, क्या दे रखा है, 1 मीटर की दूरी, मतलब आपको दे रखा है आर का मान। किसका मान दे रखा है जी, आर का। कितना है, 1 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 450 न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र दे रखा है आपको। कितना दे रखा है आपको, वैद्युत क्षेत्र। ई इक्वल टू कितना है, 450 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आपको दे रहा। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश मतलब क्यों निकालना है, ठीक है। आवेश यानी कि आपको क्यू, आपको आवेश का मान निकालना है। तो देखिए सेम कंडीशन हो रही है, आपके पास में ई है, क्यू है, आर है, और आपको क्यू का मान निकालना है। अब वो फॉर्मूला आपको वो इस्तेमाल करना है जिसमें आपका ई भी आता हो, क्यू भी आता हो और आर भी आता हो। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बताइए। अब ये भी तो हमने पिछले साल में इस्तेमाल किया है। कौन सा है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी आप लोग ये लिखते हैं कि दिया है क्या, और दिया है करके यदि आपको इतना समझ में आ जाए कि ई क्यू आर लिखा हुआ है जी, और हमें पता चल रहा है कि भाई ई क्यू आर किस फॉर्मूले में है, तो बस हमें वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्योंकि अक्सर बच्चों को जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में सोल्व गलती होती है ना, वो सबसे बड़ी पता क्या होती है, आपको ये तो चल जाता पता है कि दे रखा क्या है, या फिर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि सवाल में दिया क्या है, तो तब उनको ये नहीं पता चलता कि हम फॉर्मूला लगाए कौन सा। ये बड़ी दिक्कत होती है। तो इसकी पहचान करने का तरीका यही है कि सबसे पहले सवाल में ये देखिए कि हमें दे रखा क्या है, और यदि आपको ये पता चल जाए कि सवाल में क्या दिया है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा। और पता तभी चलेगा जब आपको पूरे चैप्टर के फॉर्मूले याद होंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो तब भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि आखिरकार फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल में क्या दे रखा है, तो इसके पश्चात हम आपको अब ये पता भी हो जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इसमें साफ साफ दिखा दे रहा है, इसलिए बताइए कौन सा लगेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये लगेगा जी आपका फॉर्मूला। और निकालना क्या है, इसका मान, क्यू का मान, ठीक है। तो चलिए मान रखना स्टार्ट कीजिए। ई का मान कितना है जी 450, इसका मान 9 × 10 की पावर 9, इसका मान निकालना है, और आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, यहाँ तक किसी को भी नहीं है ना, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए ये कितना है जी 450 इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 गुणा, ये क्या आएगा क्यू, एक क्यू, इसका करेंगे एक ही, अगर एक से भाग करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू ये इसके किसमें चले जाएगा, अपॉन में 450 अपॉन में 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। तो चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं। ये ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, पहले से 9 से काट दो, 9 बजे 45, 50 आ गया जी। 10 की पावर प्लस की 9 है तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की 9, इतने क्या आ गया है गुणा।
वैसे तो आपका आंसर आ गया है ना, लेकिन मैंने बताया था कि एक जीरो हटा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 5 गुना 10 की पावर माइनस के 8 कूलम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको एक और चीज भी लिख सकता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। वो क्या लिख सकता हूँ, देखो देख क्या लिख सकता हूँ मैं इसको। आपको ना दो तरीके से लिखना सिखाऊंगा ही, ताकि आपका जब भविष्य में आगे सवाल हो ना आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। ठीक है, देखो पहले तो मैं आपको क्या लिखना सिखाऊंगा, इसको मैं सीधा लिखता हूँ 50 नैनो कूलम। क्या लिख रहा हूँ, एन का मतलब होता है भाई नैनो, एन का मतलब क्या आता है नैनो। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस के 9। एक नैनो में होता है 10 की पावर माइनस के 9, आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो एक तो सीधा ये लिख सकता हूँ। ठीक है, एक क्या लिख सकता हूँ कि मैंने इसको लिख दिया जी, हाँ 5 गुना 10 की पावर माइनस के 8 गुना, ये आंसर लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यदि आपको ये मात्रा में लिखना तो तब क्या करेंगे, Q इक्वल टू 10 की पावर माइनस कितना है 8 है, तो ऐसा कर लो कि 5 की गुणा 10 के बाद माइनस 2 अलग कर दिया और माइनस 6 अलग कर दिया, और यहाँ पर कितना हो गया कूलम, यह है ये, मतलब -8 को -2 -6 लिख दिया। Q इक्वल टू, और 10 की पावर -2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.05। क्या लिख सकते हैं 0.05, क्योंकि 10 की पावर -2 है तो पॉइंट दो स्थान इधर की सक जाएगी। ये सब चीजें कक्षा 11 में सिखाई जाती हैं। अगर आपने नहीं सीखी है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई इस कंडीशन में ऐसा होता है। और जो 10 की पावर -6 होता है उसका मतलब क्या आता है माइक्रो, क्या होता है उसका मतलब माइक्रो कूलम। तो इसको हम देखो, ये आंसर मैंने माइक्रो में निकाला है, ये मैंने किस में निकाला है नैनो कूलम में निकाला है, और ये 10 की पावर -8 के रूप में निकाला है। सवाल के तीनों ही आंसर सही है, आप चाहिए कर दो चाहिए कर दो चाहिए कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कभी कभी सवाल यदि प्रतियोगिता परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्टिव में ये लिखा है और आपका आंसर तो ये आया है जी, या फिर ये आया है, और आप कहेंगे तो हमारा आंसर ही मैच नहीं हुआ, तो तब क्या करोगे जी, तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है नहीं बात, तो तब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि माइक्रो में इस चीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में वो माइक्रो में भी दे सकता है, वो नैनो में भी दे सकता है आंसर। ठीक है, और अक्सर ऑब्जेक्टिव में हमेशा जो ऑप्शन दिया जाता है ना कंफ्यूज करने वाला दिया जाता है, कि ताकि बच्चे को कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा सही है, उसको पता ही ना चले। और पता तब चलेगा जब यदि आपके सारे स्टेप क्लियर होंगे तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस सवाल को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और अब हम आगे चलेंगे इसके अगले सवाल पर। सवाल ध्यान से लिखिए, और एक बात और सुनिए, यदि आपको वीडियो में साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो को 1080 पिक्सल में देख लीजिए। ठीक है, तब आपको फॉन्ट और भी ज्यादा क्लियर दिखाई देंगे। अगर किसी बच्चे को फॉन्ट स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये तो हम आपको शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं। और अब हमने वैसे भी बोर्ड में परिवर्तन किया है कि पहले दीवार आ रही थी, अब वो दीवार भी नहीं आ रही है। इसके लिए भी हमने बड़ा ध्यानपूर्वक, पता नहीं बड़ी मुश्किल से किया है, लेकिन अब सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी बच्चे को भी। ठीक है, हमने कई बच्चों से पूछा भी है, सब बोल रहे हैं कि सर अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब हम आगे अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए यदि ज्यादा आगे दिखाई दे रहा हो तो आपको। चलिए इसी क्रम में अब आप अगला सवाल देखिए। सवाल आपके सामने है, सवाल हमने लिखा है नंबर 4, 0.09 माइक्रो कूलम आवेश से कितनी दूरी 0.09 माइक्रो कूलम आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान वैद्युत क्षेत्र का मान 450 न्यूटन प्रति कूलम होगा। लो जी, सवाल हमने आपको दे दिया, आपके सामने है, और ये सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, ये सवाल आपको खुद करना है जी। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले तो वही है, क्या लिखेंगे, दिया है आपको आवेश Q का मान है, और ये वैद्युत क्षेत्र E का मान है। निकालना है कितनी दूरी, मतलब R का मान निकालना है। सेम इसी फॉर्मूले पर डिपेंडेंशन सवाल है जो भी आपने करवाया है। अभी आपने Q का मान निकाला था, बस इस बार किसका निकालना है, R का मान निकालना है। सवाल को ध्यान पूर्वक करना है भैया। ठीक है, और मुझे बताना है, थोड़ा ना आंसर गलत आ जाएगा तो इसलिए आप 0.09 लिख के सवाल में 0.05 लिखिए, तब अच्छा आंसर आएगा, क्योंकि फिर इसका करने में दिक्कत आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ।
चलो कोई बात नहीं। तो सवाल ये है जी आपके पास में से है, और ये वही सवाल है जो अभी आपने पिछला किया है। बस सवाल वो है कि उसमें आपने क्यों निकाला था, इसमें आपको क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट में अवश्य बताना है, यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और यदि आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख करके अवश्य बताइए। ठीक है, क्लियर है? सवाल लिख लीजिए। अब हम आपको इससे अगला सवाल करवा देते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर जाने से पहले ही आप लोग इस सवाल को हल करिए। ठीक है, तभी जाके बढ़िया रहेगा, तब जाके अगले साल पाइए। नंबर 5 सवाल देखिए, उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल उसके भार के बराबर होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल उसके भार के बराबर होगा, या फिर ये कह लो कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल उसके भार के बराबर होता है। कैसे डेफिनेशन उससे को पढ़ना पड़ता है, ये तो भाषा है, भाषा तो वो कैसे बदल देगा, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। क्योंकि अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें कुछ दे ही नहीं रखा है, हमें किसी चीज का मान दिया हुआ ही नहीं, तो हम लिखेंगे क्या भाई? जब हमें कुछ दिया ही नहीं तो लिखेंगे कैसे भाई? तो इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और निकालना किसका मान है? विद्युत क्षेत्र का। बस एक बात दे रखी है कि एक इलेक्ट्रॉन है और उस पर जो कार्य करने वाला बल है वो किसके बराबर है? उसके भार के बराबर है। अब मैंने बताया था ना, इजी से थोड़ा मैं धीरे धीरे हार्ड की ओर लेके जाऊंगा। पहले इजी करवाऊंगा फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हार्ड करवाऊंगा। तो थोड़ा सा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है कि एक छोटी सी वो लगेगी इसमें ट्रिक, और उसके बाद में तो सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा इसको ध्यान से समझना है। तो हम आपको यही सवाल करवाएंगे हल। ठीक है, और बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई एक बात समझिए, यदि आप कक्षा 12 में बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको मैं बताता हूं, आपका पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर टोटली 8 नंबर का आता है पेपर में। कितने नंबर का? 8 का। ये एनसीईआरटी ने पहले अपने नियम दे रखे हैं कि पहला दूसरा चैप्टर 8 नंबर का आता है। तो हो सकता है कि पहले चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल ना ही मिले और हो सकता है कि मिल जाए। तो आपको ये सोच के न्यूमेरिकल हल नहीं करने हैं कि मुझे पेपर में मिलेगा, आपको ये सोच के न्यूमेरिकल हल करने हैं कि कल को जब मैं किसी कंपटीशन में जाकर के बैठूंगा, एडके या प्रवक्ता के पेपर में बैठूंगा, जे एडवांस के पेपर में बैठूंगा, या फिर नेट के एग्जाम में बैठूंगा, फिर एयरफोर्स के एनडीए के किसी भी एग्जाम में बैठूंगा, तो तब अगर वहां पर ये सवाल आ गया, क्योंकि वहां पर आते हैं, तो मुझसे गलती नहीं होगी। ठीक है, नहीं बात ये मेन कारण है, इसलिए आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, नहीं तो मैं अपनी खुद बताता हूँ भाई, मैं पहाड़ में टीचर हूँ और पहाड़ के बच्चे मैंने देखा है कि पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहते हैं। प्लेन के बच्चे, मैं प्लेन से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा भी कि प्लेन के बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन सभी देखो हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है। ऐसा भी मैं नहीं कहता हूँ कि भाई पहाड़ में बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं करते, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि भाई प्लेन वाले बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन विसंगतियाँ हर जगह है। बस मैंने ये देखा है कि पहाड़ में कुछ ज़्यादा लापरवाही है प्लेन की अपेक्षा, जो मैंने अक्सर देखा है। ये मैंने वास्तव में देखा है कि पहाड़ में बच्चे पढ़ाई के प्रति थोड़े ज़्यादा लापरवाह हैं प्लेन की अपेक्षा। अब या तो मैं ये कह लूँ कि थोड़ी इनको इतनी सुविधा नहीं मिलती, क्या मेन कारण ये है, या फिर ये है कि भैया गांव का माहौल है कि माहौल ही कुछ इस टाइप से बना हुआ है। कुछ नहीं कह सकता हूँ कि इसके पीछे क्या कारण है। वैसे मैं इस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अब ऑनलाइन भी आता हूँ कि ताकि बच्चों को न्यूमेरिकल भी मिल जाए साथ साथ में। खैर कोई बात नहीं, चलिए ये तो बाद की बात है, कभी बाद में बताऊंगा आपको कि इसके पीछे का कुछ मैंने और मुख्य कारण भी देखा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या रीजन है उसका। लेकिन अब सवाल पर आता हूँ। सवाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि भविष्य में सवाल यदि पेपर में आ जाए, किसी कंपटीशन में आ जाए, तो आपसे सवाल करने में किसी भी प्रकार की गलती ना हो जाए। ठीक है, पेपर में नहीं, पर देखो पेपर में तो पहला दूसरा चैप्टर कुल 8 नंबर के आएंगे। ठीक है, नहीं बात पहले से एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख रखा है, क्लियर है। लेकिन
कॉम्पिटिशन ने साफ साफ नहीं लिखा है कि सवाल कहाँ से आएगा, वो कहीं से भी दे सकता है, ठीक है ना। तो सवाल को ध्यान से समझिए। सबसे पहले दिया है आपके पास में, चलो अब सवाल दे दो जो आपको दिया है जी आपको इलेक्ट्रॉन। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन। ये तो दे रखा है ना आपको, एक इलेक्ट्रॉन। तो बस इलेक्ट्रॉन दे देना, तो अब जो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बताओ जी इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान कितना होता है? देखो अभी आ जाएगा सब कुछ समझ में। Q इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो दे रखा था, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है जी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है जी। क्लियर है? एक बात और बताइए, क्योंकि बात भार की हो रही है तो हमें द्रव्यमान की आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि बात किसकी हो रही है? भार की। अब भार क्या था? W बराबर mg, उसमें m होता है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो m का पता होना चाहिए, कितना होता है जी? याद होना चाहिए भाई, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। यदि आपने ये तो कक्षा 11 में क्या नॉर्म पढ़ लेते हैं, एक पर नाच वहीं पर है, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, जी है तो आपके पास में इसका मान ही पता होना चाहिए आपको, कितना होता है किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। जी की वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सवाल इसलिए तो इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में क्यों आता है? क्योंकि आपको कुछ दिया हुआ नहीं, लेकिन आपको सब कुछ पता होता है कि हाँ भाई ये होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और बच्चों से अक्सर गलती होती है, उनको पता नहीं कि जब कुछ दिया ही नहीं तो निकालेंगे क्या। बच्चों तो ये करते हैं ना कि जब हमें कुछ दिया नहीं तो निकालेंगे कहाँ से, जबकि सब कुछ दे रखा है। बस थोड़ा सा इस भेजे का इस्तेमाल करना है कि दिया क्या है, समझे बात को। चलो खैर निकालना क्या है जी? बोले रखा जी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। ई बराबर ये निकालना है। और एक बात और इसे दे रखी है कि कार्य करने वाला बल भार के बराबर है। चूंकि या देखो यहाँ पे ये जो बल है किसके बराबर है? भार के बराबर, यानी कि जो F है वो किसके बराबर है? W के बराबर है। F किसके बराबर है? W के। ये बात हमें सवाल में ऑलरेडी दी गई है। अब सवाल यहीं से सोल्व होगा आगे। तो F का क्या फॉर्मूला है? Q और E चाहिए यहाँ पर। देखो W का तो mg होगा ऑलरेडी, m और g है ये। अगर F का ये फॉर्मूला लगा देना 1/4πε Q1 Q को मार उसका, लेकिन Q1 Q को कहाँ से लाएंगे? उसकी जरूरत तो नहीं है ना। हमें किसकी आवश्यकता है? E की और Q की। तो हम फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लाएंगे। E बराबर क्या होता है? F/Q। तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q × E। समझ गए? नहीं समझ गए कैसा आएगा? ठीक है ना। अभी तो लगाए लेते हैं E बराबर F/Q, तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है, ठीक है। तो बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा आपका? Q × E। क्या लगेगा? Q × E या QE। W का फॉर्मूला क्या आता है? कक्षा 11 से पढ़ते हैं, 9 में भी है, mg। क्या है? mg। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? mg/Q, ठीक है। अब E की वैल्यू m की वैल्यू बताओ क्या है? रखो भाई मान। अब तो सवाल हो गया है 9.1 × 10⁻31। G की वैल्यू कहाँ है? 9.8। और Q की वैल्यू ये नहीं जी, क्या है? 1.6 × 10⁻19, ठीक है। अब करो जी सवाल सॉल्यूशन। देखो अब मैं आपको थोड़ी सी जो ना ट्रिक बताता हूँ सवाल सोल्व करने की। अगर बाय चांस पेपर में आ जाए तो अपना समय कम समय में सवाल कैसे सोल्व करते हैं, इजी तरीका बताऊंगा, शायद आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो कैसे, अगर आप इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो टाइम लग जाएगा, सीधी सी बात है। फिर इससे भाग भी करेंगे, टाइम लगेगा ना, पक्की बात है। इजी तरीका बताता हूँ। ये है 9.8 और ये है 1.6। 16 छक्का कितना होता है? 96। और ये लगभग इसी के बराबर है, ठीक है ना। तो आप सीधा इसको काट लो, 16 छक्के 96 कितना जी? 16 छक्के 96। क्लियर है ना, बात समझ में आई है? 16 छक्के कितना आ गया? 96। आगे आगे मत काटो, बस सीधा लिख दो 16 छक्के 96। अब 6 की गुणा इसमें कर दो, 6 की गुणा इसमें कर दो, क्योंकि पॉइंट एक स्थान पर एक स्थान पर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 किसमें करो? 6 एकम 6 और 6 नाम कितना होता है? 54। 54 का 54 जाएगा। और इंटू में 10 की 5 कितनी बचेगी? ये माइनस की 31 है और ये माइनस की 19 है, तो ऊपर जाके कितना बचेगा जी बताओ? प्लस की 19 हो जाएगी ना। 31 में से 19 गई तो बोलो कितने बचेगी? माइनस के 12 बचेगी। कितनी बचेगी? माइनस के 12। आज बात समझ में? देखो कैलकुलेशन टपटी लेकिन इजी बन गई है। ये ट्रिक काम आती है, अक्सर बोर्ड में भी काम आती है और प्रतियोगिता परीक्षा में तो बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि वहां पे समय नहीं होता। एक सवाल को करने के लिए सिर्फ 1 मिनट होती है। अगर आपने एक सवाल में
1 मिनट से ज़्यादा लगा दी तो समझो कि आपका पेपर छूट गया है, सीधी सी बात है, पेपर कंप्लीट होगा ही नहीं अगर आपके पास में इस प्रकार की ट्रिक्स नहीं है तो। इतना याद रखिए, आपके पास में ट्रिक्स होनी चाहिए कि सवाल कैसे सोल्व करें, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए निकल के। प्रतियोगिता परीक्षा में वही चीज़ें कामयाब है जिसके पास में ट्रिक होती है। मैं सिखाऊंगा सब चीज़ें, क्योंकि स्पेशली जब बाद में फिजिक्स पूरी हो जाएगी तो नेट की भी स्पेशली क्लास लूंगा, एडवांस लेवल के सवाल करवाऊंगा और ट्रिक से कैसे आंसर निकलते हैं तुरंत, ठीक है ना। लेकिन अभी तो यार पहले फिजिक्स पूरी कर देते हैं कैसे न कैसे, बाकी तब देखेंगे बाद में क्या होगा, ठीक है। तो ये आ गया है, अगर आप लोग इसमें करेंगे, इससे भाग देंगे तब भी ये आएगा, बस पॉइंट में 1-2 का ऊपर नीचे आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिजिक्स में, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, इक्वल टू कितना हो गया 5.46 और 10 की पावर हो जाएगी -11, क्योंकि पॉइंट इधर ले रही है, ठीक है। और मैंने भी बताया था कि इसको हटाएंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा, कितना आएगा 5.5, 10 की पावर -11 न्यूटन प्रति कूलम। और यही क्या होगा जी आपका आंसर। देखो कितना अच्छा सवाल है और आंसर बिल्कुल परफेक्ट मैच होगा, बिल्कुल भी आंसर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आंसर बिल्कुल परफेक्ट ही मैच होगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और ये आसान तरीका भी है इस टाइप के सवाल निकालने का, कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइप के सवाल कैसे सोल्व करते हैं, क्लियर है ना। तो बताइए कि यहाँ तक के सवाल करने में किसी भी बच्चे को कोई समस्या आई है क्या? अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, और नहीं आ रही है तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। बताओ जी, किसी बच्चे को कोई समस्या है क्या, बता दीजिए, है कि नहीं? नहीं है ना, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग लिखिए और फिर हम आपको अगला सवाल करवाते हैं, ठीक है। लिख लीजिए ध्यान से, और वो जो सवाल नंबर 4 आपको दे रखा ना ऊपर, इसको हल करके मुझे कमेंट में आंसर बताना है। मैं भी देखूंगा कि आप में से कितने बच्चे सीरियस है और कितने बच्चे सीरियस नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो तब भी मुझे कमेंट में बताना कि सर हमसे ये सवाल नहीं हल हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल देखिए, नंबर 6। सवाल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने है और सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें एक चीज दे रखी है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, इसलिए सवाल अच्छा है। अभी बताऊंगा आपको क्या चीज वो दे रखी है। इसमें है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक चीज आई है इसमें वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की क्या खासियत होती है? अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी होगी कि उसमें 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं। अगर ये कंडीशन क्लियर ना हो ना तो वो वैद्युत द्विध्रुव बन ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। तो इसमें सबसे पहले ये चीज जांच करनी है कि आपको कि ये द्विध्रुव है भी या फिर नहीं। अब देखो कैसे पता चलेगा जब इसको हल करेंगे। देखेंगे क्या हम लोग दिया है इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोलो जी क्या होगा Q1 मान लीजिए, क्या है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ के गुलाब। ये माइनस मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा क्यों लिखा है। फिर इस पर कितना है प्रोटॉन पर, ये क्या रखा जाए प्रोटॉन Q के बराबर, इस पर होता है प्लस का आवेश। यदि आप लोगों ने कक्षा 11 की केमिस्ट्री पढ़ी है, नोट पढ़ी तो आपको पता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेम आवेश होता है, बस एक पर माइनस का होता है, एक पर किसका होता है प्लस का। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है, प्रोटॉन पर किसका होता है प्लस का होता है। क्लियर बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या डेफिनेशन क्लियर होगी है, बराबर परंतु विपरीत आवेश, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर, एक दूसरे से अल्प दूरी, वो है ये दूरी की तरफ उसमें कितने रखी दूरी बताइए 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है जी, तो बोलो मैंने बताया था आपको 10⁻⁻10 मीटर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक सवाल है मेरा ही कहीं आप लोगों से, एक एंगस्ट्रॉम होता कितना है? मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि एक एंगस्ट्रॉम होता कितना है। क्या आपके दैनिक जीवन में कितना होता है?
चलिए, आपने ये तो लिख दिया कि बोर्ड पे भाई 10 की पावर -10। सवाल मेरा यह है कि आपके दैनिक जीवन में एक एंगस्ट्रॉम होता कितना है? कितना होता है बताइए सोच के। देखो मैं समझाना चाहता हूँ कितना होता है। 1 मीटर तो सब जानते हैं, इतना होता है लगभग 1 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और 1 सेंटीमीटर मुझे लग रहा है इतना सा होता है, इतना सा। ये 1 सेंटीमीटर है, बस इतना सा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हो गया। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। और 1 मिलीमीटर कितना सा होता है? इतना सा, बिल्कुल बहुत हल्का सा। तो ये होते हैं 1 मीटर में 1000, ठीक है। और ये है 10 की पावर -10। ये कितने होते हैं जब मिलीमीटर बहुत छोटा सा है? माइक्रो कितना होगा? पहले तो एंगस्ट्रॉम में बात जाएंगे। माइक्रो होता है 10 की पावर -6, मतलब 10 लाख। यानी कि 1 मीटर के 10 लाख हिस्से पर हो तो जो एक बचेगा ना, एक हिस्सा, वो होता है 1 माइक्रो। और आप, मुझे लगता है कि इतना सूक्ष्म अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये अति सूक्ष्म वाली बात हो रही है। अब एंगस्ट्रॉम की 10 की पावर -10 है, इसमें तो उसमें -6 थी, इसमें 10 है। 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि 10 अरबवा हिस्सा। 1 मीटर का 10 अरबवा हिस्सा एक एंगस्ट्रॉम होता है। अब लगा लीजिए कि कितना सूक्ष्म है, ये आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको सूक्ष्म दूरियां बोलते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखी जाती है। ये मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं क्या जी। निकालना क्या है, लिखना पड़ेगा आपको। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको निकालना है, इसका मान, पी का मान, ठीक है। तो इसलिए बताओ जी, पी का फॉर्मूला क्या है? पी इक्वल होता है Q × 2L। ये दूरी R नहीं लिखनी है, क्योंकि जब वैद्युत द्विध्रुव की बात है तो दूरी को हमेशा 2L लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2L, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था, ये मेरी गलती, मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन याद रखना कि जब भी बात वैद्युत द्विध्रुव की होगी तो बीच की दूरी हमेशा 2L ही लिखी जाती है, क्लियर है। चलिए, तो P बराबर Q बताओ जी क्या आपके पास में, ये यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखना है, प्लस लिखना है। 1.6 × 10⁻⁻⁻, मैंने आपकी बातें पहले बताई है। इसके अलग रखो 0.53 और 10 की पावर -10। चलो जी, करो जी। 16 दिया 48, 16 पंजे 80, 80 और 4 84, और पॉइंट आएगी 2 और 1 3 स्थान पर, ठीक है। और 10 की पावर होगी 19, 10 माइनस की 29, पॉइंट 1 स्थान पर पहुंचाओ, बोलो 8.5 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे गई है, साथ में 8 बैठा दिया तो 4 का क्या बन गया? 5 बन गया। और 10 की पावर होगी -30, क्योंकि पॉइंट इधर लेके गए हैं। और मात्रा क्या होगा? कूलाम मीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइनली आपका आंसर आ चुका है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कूलाम के बीच में छोटा सा डैश लगाया है, अगर मैं खाली सीएम नहीं देता ना तो वो सेंटीमीटर हो जाता, इसलिए मात्रकों के बीच पर हल्का सा डैश लगाते हैं जो गुणा में होते हैं, ताकि अलग अलग पढ़े जाए, ठीक है ना। तो बताइए ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया सवाल आए होंगे समझ में। और नहीं आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा वॉच कीजिए, ठीक है। और ये सवाल इस चैप्टर के मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान सवाल हुए थे, बहुत आसान सवाल है। अब जो अगली क्लास होंगी उसमें थोड़ा सा लेवल सवाल का बढ़ा देंगे, ठीक है। ये सवाल है थोड़े से इजी, और अगली क्लास में आपके बहुत थोड़े से लेवल बढ़ाया जाएगा, उससे अगले में और ऊपर, उससे अगले में और ऊपर, ठीक है। तो आपको सवाल ये, क्योंकि सबसे लास्ट में एनसीईआरटी के सवाल भी करवाए जाएंगे जो थोड़े से मिक्स सवाल है, थोड़े से टफ सवाल है, इसलिए, ठीक है। तो हम आपको इजी को हार्ड की ओर लेके जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। बस आपकी हमसे जो भी सवाल पूछने की इच्छा होगी, यदि कोई ऐसा सवाल है जो आपकी किताब में है और आपसे नहीं हो पाए, तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता दीजिए, हम आपको उस सवाल को भी अगली वीडियो में हल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ चलो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।